हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ फिर हम इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आज हम आप लोगों के लिए यूपीपीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे जो सब्सटेंटिव पेपर होता है जो मेन एग्जामिनेशन का, उसी पेपर को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। जो कि ये दोस्तों ये पेपर है 2018 का। इसी पेपर को हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारा मेन एग्जामिनेशन होता है यूपीपीसीएसजे का। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अभी मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैं मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड मैंने पेपर सॉल्व कराया है और उसमें मैंने बताया है हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू फ्रेम आंसर इन मेन एग्जामिनेशन। ये हमारे वीडियो का टॉपिक था और थंबनेल में भी आपको यही मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने उसमें 5-6 आंसर को मैंने अपने हैंड रिटन से वो आंसर वहाँ पे मैंने शो किए हैं और उसमें मैं बताया हूँ कि कौन कौन सा आप कीवर्ड आप लिखेंगे तो आप मार्क्स अच्छे से अच्छा गेन कर सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो उसको आप उस वीडियो को वॉच कर लेंगे, जिससे कि आपको रेलिवेंट आपको पता चल जाएगा कि हम मेन एग्जामिनेशन में किस प्रकार से आपको आंसर फ्रेम करना है। पहली इन्फॉर्मेशन ये थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और आपको अच्छा लगे तो उस पर कमेंट सेक्शन है, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमें कैसा ये सेशन लग रहा है। जैसा सेशन लग रहा है आपको वैसा वो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा, ख़राब लगे तो भी बताइएगा। अगर ख़राब लगे तो हम उसमें चेंजेस करने की कोशिश करेंगे और आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा, मैं उस पर भी काम करने के लिए मैं रेडी रहूँगा। दोस्तों, इसमें बिना देर की हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो मैं पेपर लेके आया हूँ ये 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि यूपीपीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन का पेपर है। और ये पेपर कौन सा है? ये लॉ का पेपर है। और लॉ में भी कौन सा पोर्शन है? ये सब्सटेंटिव लॉ का पोर्शन है। उसी सब्सटेंटिव लॉ के पोर्शन को हम यहाँ पे आपके सामने डील करने वाले हैं और बताएंगे किस कौन कौन सा क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जामिनेशन में और कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। दोस्तों, एक वीडियो मैंने और बनाया था जिसमें मैंने जनरल लॉ के बारे में, मीन्स कि जीके के बारे में मैंने अच्छे से एलिब्रेट करके बताया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन जीके के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो कि यूपीपीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट था। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया था और बताया था कि हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ये कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस किया था। दोस्तों, आज मैंने जीके का पहले करा दिया है। आज हमारा जो टर्न है ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ का है, मीन्स की मौलिक विधि का है। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है। यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। ये 3 घंटे का आपका पेपर होता है, जो मेन एग्जामिनेशन का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है पीसीएसजे में, वो 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क 200 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में ये पेपर आता है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि केवल हिंदी में ही आता है कि केवल इंग्लिश में ही आता है, नहीं, ये बाइलिंगुअल में आता है। यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया है, एक नोट दिया है, गाइड दिया है। क्या दिया है? अभ्यर्थियों को प्रश्न संख्या 1 एवं 2 करना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब बता दिया है कि आपको वो करना ही करना है, किसी भी दशा में उसको करना है। तथा अन्य कोई 4 प्रश्न हल करें। कुल 6 प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान अंकित किए हुए हैं। ये तो हिंदी में नोटिस था जो कि मैंने आपको दे दिया। अब यही नोटिस मैं आपको इंग्लिश में देना चाहता हूँ। कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड नॉट मोर देन 4 ऑफ द रिमेनिंग 1। मीन्स कि पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। बाकी 10, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 दिए हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसके बाद से जो 8 क्वेश्चन बच रहा है, उस 8 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करना है? 4 क्वेश्चन और करने हैं। मीन्स कि आपको कितने टोटल क्वेश्चन करना है? 1, 2 और 4, 6 आपको क्वेश्चन करना है। कितने में से? 10 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करना है। 4 यहाँ पे आपको एग्जाम्प्ट है, 4 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये बात आपको समझ में आ गई, यही चीज़ यहाँ पे बताना चाहता था। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा और आप अगर पेपर से, आप प्रीवियस ईयर पेपर से अगर आप फैमिलियर नहीं रहेंगे तो मान के चलिए आपको एग्जामिनेशन में आपको समझने के लिए 5 मिनट 10 मिनट आपको वहाँ पर बर्बाद करना पड़ेगा। उससे पहले है कोशिश यही रहे कि आप पहले से ही सब समझ के बूझ के सब जाएं, तो वहाँ पे बैठें, आप अपना पेपर लिए, पेन लिए, उसके बाद से आंसर फ्रेम करना अपना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 3 घंटे का टाइम हमारे लिए बहुत कम हो जाता है। जब हम मेन में बैठ के एग्जामिनेशन में हॉल में बैठे रहते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, लॉट्स ऑफ प्रेशर होता है। और वो भी कैसा कैसा प्रेशर होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, कितने वर्ड में क्वेश्चन पूछेगा। तो इन सभी प्रेशर को कम करने के लिए ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला में ए पूछा है, ठीक। पहला में ए पूछा है और इसी के साथ साथ क्या पूछा है? पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ए पूछा है और उसके बाद से
बी इसका पूछा है, फिर सी पूछा है, फिर डी पूछा है। ये बी है इसका दोस्तों, ये आई लिख दिया है, ये ए बी है, ये सी है और डी है। मीन्स कि एक बार में इन्होंने पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में इन्होंने किस प्रकार से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, ए वाले में दे रहा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन है। और इसमें क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आपको इसके साथ लिखना है और डिसाइडेड केसेस के साथ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इसके सपोर्ट में आपको अगर कोई केस लॉ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उस केस लॉ को भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इनके द्वारा ये गाइडलाइन दिया गया कि आपको केस लॉ भी मेंशन करना है। और दोस्तों ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, अभी सारी बातों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको ये एक गाइडलाइन पता चल गया कि हाँ इस प्रकार से आपको ये करना है। तो पहला आपको पता चल गया ना कि हाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और ये जो लिबर्टी की बात करता है, नो पर्सन शैल बी लिबर्टी, ये आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है और साथ साथ मनेका गांधी का केस जो है उससे रिलेटेड है। तो आप इस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने एक आंसर फ्रेमिंग का सेशन लिया है, उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, कौन कौन सा वर्ड लिखेंगे, कौन कौन सा केस लॉ लिखेंगे। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं वॉच किया तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा हमें कि हाँ उससे रिलेटेड और भी कोई आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करा दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका बी वाले में क्या कर रहा है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। जो मैं ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ फर्स्ट और सेकेंड, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही है, करना है किसी भी हाल में। फिर यहाँ पे सेकंड बात कर रहा है, संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति का संक्षेप में विवरण करिए। मीन्स कि संक्षेप में, शॉर्ट में आपको वो करना है, एक्सप्लेन करना है। डिस्कस ब्रीफली द कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कंपैरेटिवली आपको स्टडी करना है और बताना है कि लोकसभा किस प्रकार से वर्क करता है, कौन कौन सी पावर लोकसभा को होती है, राज्यसभा कौन कौन से पावर को लेकर के बैठा है। जैसे राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होता है, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में उसके पास स्पेशल पावर होता है। लोकसभा के पास कौन पावर होता है, मनी बिल के पास पावर होता है। मनी बिल ये लोकसभा स्पीकर से जारी करा करके लेके जाता है, 14 दिन के भीतर अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं पास करता है तो पारित मान लिया जाता है। तो ये जितने भी इनके अंदर जो भी जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है वो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर को फ्रेम करने का कोशिश करेगा। और ये जो मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट आपको ये कीवर्ड की तरह से आपको लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको इसमें मार्क्स देगा, वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं जल्दी देते हैं सब। थर्ड की बात करते हैं, धन विधेयक क्या है। अब सब साफ क्वेश्चन पूछ दिया कि मनी बिल किसको कहते हैं, ये इसको डिफाइन किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में किया गया, ये सारे प्रोविजंस को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस किस प्रकार से 2018 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। धन विधेयक क्या है, धन विधेयक के पारित होने के तरीकों का वर्णन करिए। अब ये तरीकों के बारे में देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का है, 10 नंबर का है, 10 नंबर का, सबके आगे नंबर भी लिखा है कि हाँ ये कितने नंबर का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होकर के आ रहा है। तो आप यहाँ से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है हम उसमें 2 पेज 2.5 पेज तो उसमें कम से कम लिखेंगे। मीन्स कि 500 से लेकर के 750, 800, 1000 वर्ड के बीच में हमको एक आंसर अपना फ्रेम करना होगा अगर 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों कर सकते हैं। अब मनी बिल के बारे में बात कर रहा है तो आप सबसे पहले तो इसका एप्रोप्रिएट जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल इसका डेफिनेशन आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 109 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आप इसको लिखते हुए जाएंगे और उसके बाद से इसको पार्लियामेंट से आप कोरिलेट करेंगे। पार्लियामेंट से मीन्स कि जो मनी बिल होता है कौन डिसाइड करता है, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हाँ कौन सा बिल मनी बिल होगा और ये कहाँ से किस किस तरह से पास होकर के आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अपने मेन एग्जामिनेशन पर्पज से आपको लिखना पड़ेगा। जो इसका डी पार्ट कर रहा है, मूल अधिकार किनके विरुद्ध प्राप्त होता है, इस संदर्भ में संविधान का भाग 3 प्रयुक्त राज्य शब्द के अर्थ को इंगित करिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 13 की बात कर रहा है, आर्टिकल 12 की बात कर रहा है। आर्टिकल 12 में पूरे राज्य शब्द के बारे में बताया गया कि किसको राज्य माना गया, स्टेट किसको माना गया, किसको स्टेट नहीं माना गया, पहली बात। और दूसरी बात कह रहा है कि जो मूल अधिकार है किसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, तो दोस्तों ये स्टेट के विरुद्ध प्राप्त है।
कि स्टेट के विरुद्ध प्राप्त है, लोगों से दूसरे लोगों के विरुद्ध कब प्राप्त ये अधिकार होता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। दोस्तों अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारा सब्सटेंटिव पेपर है। और सब्सटेंटिव पेपर में हमको क्या कहते हैं, आर्टिकल अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछ रहा है तो आर्टिकल बेस्ड हमें लिखना पड़ेगा। और अगर ये क्या कहते हैं किसी भी कोड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, जैसे CPC से पूछ रहा है, क्या कहते हैं IPC से पूछ रहा है, तो IPC का वहाँ पे हमको सेक्शन कोड करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। शून्य और शून्य नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। शून्य और शून्य करणीय विवाह से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में एक विवाह शून्य या शून्य करणीय हो जाता है। तो इन दोनों बातों को आपको लिखना पड़ेगा, जो कि जो प्रोविजन कहाँ से दे रहा है, सेक्शन नंबर 24 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 के बीच में दे रहा है कि शून्यकरणीय क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, तभी आपको एग्जामिनर यहाँ पे नंबर देगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इस वीडियो के बनाने का पर्पज़ यही है कि काफ़ी लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि हमें 2018 का पेपर दिखा दिया जाए, मेन एग्जामिनेशन का, कि कैसा 2018 का पेपर आ रहा था। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं 2016 का भी पेपर इसी एज़ यूजुअल ऐसे ही दिखाऊंगा। 2012 में भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसका भी मैं पेपर आपको एज़ यूजुअल ही आपको दिखाऊंगा। दोस्तों जो जो आप कहेंगे वो कमेंट सेक्शन में आप कहेंगे, उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। अगर जैसा आपको लगता है कि यहाँ इस तरह से देखना पेपर सही है, इस टाइम जो हमारे एग्जामिनेशन का भी कुछ ही दिन बाकी है एग्जामिनेशन होने में, अगर देखना सही है तो सही बात है। इस तरह से पेपर आप देख करके जाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए आप रेलिवेंट वर्क करके जा रहे हैं। इररेलेवेंट ये वर्क नहीं होता है, यही रेलिवेंट वर्क होता है। और ये एक्सरसाइज आपको करके जाना होता है, यही होमवर्क होता है। वहाँ जा करके आप एग्जामिनेशन में बैठ करके होमवर्क ये नहीं करेंगे कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, इसमें A पार्ट भी दे रहा है, B पार्ट भी दे रहा है, C पार्ट भी दे रहा है, D पार्ट भी दे रहा है। आप वहाँ पे प्रेशर लेने से अच्छा है कि पहले ही आप इन सभी चीज़ों को झेल लीजिए, सभी चीज़ों को आप प्रेशर से मुक्त हो जाइए कि हाँ इस प्रकार से आप तय रहिए कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, हमें बस पेन लेना है, पेन को चलाना है। दोस्तों अगर आप लोग मेन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आज से ही आप लोग प्लेन पेपर पे A4 साइज़ का पेपर लीजिए। उस A4 साइज़ के पेपर पे आप डेली कम से कम 20 पेज, 30 पेज, 20 पेज, 25 पेज लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके लिखने का हैबिट बरकरार रहे। यहाँ पे बी वाले में बात करते हैं, मेहर के वर्गीकरण की संक्षिप्त व्याख्या करें तथा विधवा के प्रतिकर के अधिकारों की विशेषता को स्पष्ट करें। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डावर एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विडो राइट्स टू रिटेंशन। इसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट दे रहा है, सार्वजनिक वक्फ और निजी वक्फ के अंतर बताइए। मीन्स कि देखिए अब ये फैमिली लॉ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो फैमिली लॉ से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे जो आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे सी वाले में देखिए, भारत में प्रयोज्य नैराश्य के सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना करें। संविदा के नैराश्य के विशिष्ट आधारों को बताइए जहाँ कहीं सुसंगत हो संविधिक प्रावधानों व निर्णयवादों के संदर्भ में। डिस्कस द ब्रीफ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है, जो कि सेक्शन नंबर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया है। उसके सारे प्रोविजंस को आप बताइए। अगर उसका कोई की वर्ड होता है तो आप उस की वर्ड को आप अपने आंसर में अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। बात करते हैं अब ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से आप ले करके 8 क्वेश्चन आपके बीच में, उसमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ही आपके ऊपर बाउंडेशन लगा दिया गया था कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, दृश्यमान स्वामी कौन है? उन परिस्थितियों की विवेचना करिए जिनके अंतर्गत दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया अंतरण शून्यकरणीय होगा। हु इज एन ऑस्टेंसिबल ओनर? ऑस्टेंसिबल ओनर किसको कहा जाता है? जैसे कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं मालिक की तरह से दिख रहा हूँ, इसी को ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में कह रहा है। तो ये ऑस्टेंसिबल ओनर का कॉन्सेप्ट के बारे में मीन्स कि ये टीपीए में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में कॉन्सेप्ट मिलेगा। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ ट्रांसफर मेड बाय द ऑस्टेंसिबल ओनर शैल बी वाइडेबल। तो ये सभी चीज़ों को, इस क्वेश्चन को आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन को आपको जा करके कायदे से देखना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा। अब थर्ड में यहाँ पे बी पॉइंट भी दिया। बी पॉइंट क्या दिया? निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। राइट नोट ऑफ द फॉलोइंग। शाश्वतता के विरुद्ध, रूल्स अगेन परपेचुटी जो डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन के बारे में आपको लिखना है। फिर सेकंड दे रहा है अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन के बीच में फॉल कर रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और इस पर भी आपको नंबर असाइन किया गया, 15 मार्क्स यहाँ से असाइन किया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से, किस खूबसूरती से यहाँ पे पेपर को डिजाइन
डिज़ाइन किया गया और पेपर को डिज़ाइन करके आपको दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि आप मार्क्स यहाँ से गेन करके लेके जाइए। अगर आप पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं आप अपने एग्जामिनेशन के लिए तो मान के चलिए आप यहाँ से पॉजिटिवली नंबर गेन करेंगे और आप ज़रूर सफल होंगे मेन एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। एक भागीदारों के फर्म के प्रबंधन एवं व्यवसाय के संचालन संबंधी क्या अधिकार है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप। यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन ए दे दिया है, बी दे दिया। मीन्स कि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने आंसर को, जो ये क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को किस प्रकार से ये बांट रहे हैं, किस प्रकार से ये क्वेश्चन को बड़ा कर रहे हैं। बड़ा करने का इन द सेंस मीन्स एक ही क्वेश्चन में ये 3-4 क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट के ऊपर भी बर्डन ना रहे और इनके ऊपर भी बर्डन ना रहे कि जैसे कि एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया तो अब उस क्वेश्चन को हम 5 पेज में 6 पेज में लिखते जा रहे हैं। नहीं, इस प्रकार से इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है कि एक क्वेश्चन दे करके उसको कई पार्ट में कर दिया जा रहा है कि मीन्स कि स्टूडेंट को काफ़ी जगह से क्वेश्चन लिखने का मौका मिल जाए। मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जो 20 नंबर का है, अब उस टॉपिक के बारे में हमको पता है कि सिर्फ हम 5 नंबर का उसमें लिख सकते हैं, तो इसीलिए इनके द्वारा ये किया जा रहा है कि मान लीजिए कि आप इसके बारे में नहीं जान रहे, ठीक है, आप इसको कर रहे हैं तो इसमें अगर इसके लिए अगर 15 नंबर दोनों को मिला करके असाइन किया गया तो इसमें आपको 6 नंबर 5 नंबर मिल तो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये नंबर यहाँ से आप लूज कर जाएंगे, आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। उसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। बी पार्ट में क्या कर रहा है, क्या कोई भागीदार संपत्ति का उपयोग अपने निजी उपयोग एवं प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के लिए कर सकता है? यदि नहीं तो उसके लिए क्या करने का परिणाम है? कैन अ पार्टनर use the partnership property for his own private purpose and carrying the competing business? If not, what is the result if he so? तो इसके लिए 15 नंबर दिया गया है और इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसी प्रकार से आपको अपना प्रिपरेशन करना है, देख लेना है, एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा और उसी टॉपिक को आपको ध्यान दे करके पढ़ना है। मैं आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आऊँगा। अभी तो ये मैं सिंगल लेकर के आ रहा था, अब मैं आपके लिए फुल लेंथ पेपर लेकर के आऊँगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। जो 2016 का पेपर होगा उस पेपर को मैं फुल लेंथ लेकर के आऊँगा, जिसमें जनरल नॉलेज भी रहेगा, आपका जीके का भी पेपर रहेगा पहला, दूसरा आपका लैंग्वेज का पेपर रहेगा जिसमें हिंदी का भी पेपर रहेगा और इंग्लिश का भी पेपर रहेगा, और साथ में आपका जो 3 लॉ पेपर होता है वो तीनों लॉ पेपर होगा। मीन्स कि मैं 1-1 घंटे का मैं सेशन लूँगा और उस सेशन में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। अब दे रहा है योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत की स्वाधार्य व्याख्या करें। योगदायी उपेक्षा के मामले में कौन सी प्रतिरक्षाएं हो सकती हैं? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में बात कर रहा है विथ इलस्ट्रेशन। व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल इन द केस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 5 का ए वाले में इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। बी वाले में क्या कर रहा है, किस सीमा तक सेवक द्वारा किए गए अपकृत्यपूर्ण कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होगा, वर्णन करें। डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी एंड मास्टर फॉर द टार्टियस कमिट हिज सर्वेंट। अगर सर्वेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का टॉर्ट किया जा रहा है तो किस प्रकार से उसका मास्टर लाइबल होगा। तो 10 नंबर का 5-5 नंबर का एक आंसर यहाँ पे आपको फ्रेम करने के लिए दिया जा रहा है। मीन्स कि आप 100 से लेकर के 200 के वर्ड के बीच में आप अपना आंसर को यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। इसमें सी दे रहा है निम्नलिखित सूत्रों का उदाहरण सहित व्याख्या करिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैक्सिम। सही, रेस सा लुकेटर, घटनाएं स्वयं बोलती हैं, इसको आपको फ्रेम करना है। सेकंड में दे रहा है जहां अधिकार है वहां उपचार है। उबी जस इबी रेमेडियम के बारे में आपको इसके तो आप ये समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हाँ मैक्सिम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अस्थावर संपत्ति के कब्जे के प्रत्युद्धरण से संबंधित विधि को बताते हुए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 व 6 के उपबंध उपचारों को एक ही वाद में मिला देने के प्रभाव की विवेचना करें। मीन्स कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया। अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट से पूछा गया, साथ में अब एसआरए से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया जो कि 1963 का एक्ट है, और इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने पूछा धारा 5 व धारा 6 को। तो इस प्रकार से आप देखिए कि हाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है बस वही हम करेंगे। अगर वो धारा 5 के बारे में पूछ रहा है तो हमें उससे धारा सिर्फ 5 ही हमको देना है, हमें
और आगे नहीं बढ़ना है, हमें रीड विथ आगे नहीं करना है कि नहीं मैं धारा 7 भी बता दे रहा हूँ, धारा 8 भी बता दे रहा हूँ, नहीं, उसकी जो डिमांड है, जो उसकी डिज़ायर है, वही हम फुलफिल करेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करने वाले। यही एक राइट स्ट्रेटजी भी होती है दोस्तों एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए और अच्छा मार्क गेन करने के लिए। देखिए यहाँ पे बी पार्ट बात कर रहा है, उन सामान्य सिद्धांतों को बताते हुए जिनके आधार पर अस्थायी व्यादेश अनुदत्त किए जाते हैं, उन परिस्थितियों की विवेचना करें जिनमें शाश्वत व्यादेश न्यायालय द्वारा अनुदत्त किए जाते हैं। स्टार्टिंग द जनरल प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच टेम्पररी इंजंक्शन आर ग्रांटेड, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस इन विच परपेचुअल इंजंक्शंस आर ग्रांटेड बाय द कोर्ट। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और यही सारी चीज़ों के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सूखाचार अधिनियम से सूखाचार अर्जित करने के विभिन्न तरीकों को संक्षेप में वर्णन करिए। ब्रीफली स्टेटेड द various modes of certain of easement as laid down in the easement act। अब easement act के बारे में भी सूखाचार अधिनियम से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप पहले सिलेबस को देखेंगे कि हाँ किस जगह से कहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और वही टॉपिक को हम कवर करेंगे और वहीं से हम नंबर गेन करने का काम करेंगे। बी दे रहा है, सूखाचार अधिनियम कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए कितने प्रकार के होते हैं। सूखाचार की परिभाषा देता था, इसके आवश्यक तत्वों को बताएं। ये क्वेश्चन नंबर पूरा आपका 7 रह गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या एक मुस्लिम स्त्री अपने पति को तलाक दे सकती है? अगर हाँ तो किन परिस्थितियों में वो तलाक दे सकती है? कैन अ मुस्लिम वुमन डाइवोर्स हर हस्बैंड इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? बी यहाँ पे पूछ रहा है, मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार से वंचित करने के अधिकार का उल्लेख करिए। डिस्कस द ग्राउंड ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम इनहेरिटेंस अंडर द मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। सी बात कर रहा है, पवित्र दायित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अपने पिता के ऋणी की अदायगी हेतु पुत्र की दायित्व की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द पाउस ऑप्शन ऑब्लिगेशंस थ्योरी? डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ अ सन टू पे हिज फादर डेप्ट के बारे में बात कर रहा है। फिर यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है ABC, मीन्स कि हर एक क्वेश्चन में पार्ट वाइज इन्होंने डिवाइड किया है, यही इनकी खूबसूरती है। अब यहाँ पे 9 के ए में देखिए, आंशिक विभाजन क्या है? आंशिक विभाजन से संबंधित नियमों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। व्हाट इज पार्टियल पार्टिसिपेशन? डिस्क्राइब द रूल रिलेटिंग टू द पार्टियल पार्टिसिपेशन से। बी में कह रहा है, क्या एक बार किया गया विभाजन पुनः खोला जा सकता है? उन आधारों की व्याख्या करें जिन पर विभाजन पुनः खोला जा सकता है। कैन अ पार्टियल बी रीओपन? एक्सप्लेन द ग्राउंड ऑन विच अ पार्टीशन में बी रीओपनड की बात कर रहा है। सी में दान को परिभाषित करिए। क्या संयुक्त परिवार का कर्ता सामुदायिक संपत्ति का दान कर सकता है? व्याख्या करें। तो 9 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। आपके पास 5 पेपर होगा, 5 पेपर में 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें ऑप्शन दिया गया था कि 6 क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड वाला जो आपका था वो अनिवार्य था, मींस कि उसको एग्जाम्प्ट आप नहीं कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को। बाकी आपके पास जो 8 क्वेश्चन बन रहा है उसमें से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, मींस कि वहाँ पे 4 को एग्जाम्पशन आपके पास प्राप्त था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, सामयिक हित एवं विधिक हित में अंतर की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्विटेबल इंटरेस्ट एंड लीगल इंटरेस्ट के बारे में। वे कौन से, यहाँ पे बी में पूछ रहा है, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें प्रतिभूति अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है? व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज की बात कर रहा है। सी में निम्नलिखित सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या के दिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैक्सिम्स विद इलस्ट्रेशंस के साथ बात कर रहा है। फिर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दे रहा है, साम में किसी अपकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगी। इक्विटी विल नॉट सफर और रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी की बात कर रहा है। और बी में सेकंड में बात कर रहा है, जहां साम्य है वहां विधि अभिभावी है। वेयर इक्विटीज आर इक्वल द लॉ शैल प्रिवेल। तो यहाँ तक दोस्तों ये रहा आपका सब्सटेंटिव लॉ का पेपर, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं दोस्तों आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोसीजरल लॉ का पेपर लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि प्रोसीजर लॉ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो क्वेश्चन कहाँ से जो पूछे जा रहे हैं उसमें से किस टॉपिक से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जो कि आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप पढ़ेंगे। अगर आप स्मार्टली पढ़ेंगे तभी आप मेन एग्जामिनेशन को दोस्तों क्रैक कर पाएंगे। ये थोड़ा सा कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है कि आप अगर स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके लिए वो समस्या का घर बन जाएगा। तो आपको स्मार्टली पढ़ना है, जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में, अगर किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कोशिश करिए कि लेवल का सभी चीज़ों को आप जानकारी करके रख लीजिए। दोस्तों अगर आपको लगता होगा कि मेन एग्जामिनेशन किस तरह से क्रैक किया जाएगा और किस तरह से आंसर फ्रेम किया जाएगा तो आप हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल में एनालिसिस किया है। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।